Hello guys, welcome to my YouTube channel. I want to talk to you that is very important topic for the board exam. निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 अंक का पूछा जाता है, वो चाहे 10th का हो या फिर 12th का। उसमें से कुछ गिने चुने निबंध है जो कि 2009 से लेकर 2023 तक हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें स्टार्टिंग में है कोरोना वायरस पर, दूसरा मेरे प्रिय कवि में आ जाएंगे कालिदास और तुलसीदास के बारे में। चौथा परोपकार, दहेज प्रथा, वृक्षारोपण, महात्मा गांधी, मेरे प्रिय पुस्तक, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मित्रता, बाढ़, बिहार में बाढ़, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के बारे में, मेरे प्रिय नेता, इसमें दे देंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, छात्र और अनुशासन पर, कंप्यूटर पर, राष्ट्रीय एकता, आदर्श विद्यार्थी पर, दीपावली, आतंकवाद, लास्ट है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। इस सभी निबंध के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। इस सभी निबंध में हेडिंग के साथ देंगे, जैसे भूमिका इंट्रोडक्शन देना है, भूमिका हो या फिर प्रस्तावना या परिचय, ठीक है, हेडिंग देंगे। उसके बाद जैसे जैसे निबंध रहेगा उसके अनुसार से हेडिंग देंगे। महत्व, कारण, निवारण, बचाव, निष्कर्ष या उपसंहार। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस पर लिखेंगे निबंध। स्टार्टिंग भूमिका, कोरोना वायरस के बारे में, लक्षण, बचाव, निष्कर्ष। भूमिका में लिखेंगे कोरोना एक वायरस है जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। यह एक घातक वायरस है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से फैलती है। इस वायरस की शुरुआत चीन की वुहान शहर से शुरू हुआ। दूसरा हेडिंग देंगे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक संक्रमण है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसका कुछ लक्षण भी है तथा उसको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। सरकार ने कोरोना के लिए वैक्सीन भी जारी किए हैं। लक्षण हेडिंग देंगे कोरोना वायरस की लक्षण निम्नलिखित है। यह सामान्य सर्दी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, सांस लेने में परेशानी आदि होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है, इसलिए इसको लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह वायरस दिसंबर में चीन में सबसे पहले हुआ। इसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते गया और पूरे विश्व पर संकट छा गया या संकट कर दिया। बचाव हेडिंग देंगे, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए तथा समय समय पर हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करनी चाहिए तथा अपने आसपास की जगह को पूरी तरह साफ रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात कि मास्क का उपयोग करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। अपने परिवार के साथ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष हेडिंग देंगे, लिखेंगे निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इसमें सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे तथा कोरोना वायरस से सुरक्षित तथा स्वस्थ रहे और कोरोना वायरस की जो टीकाकरण है
उसे समय समय पर लेते रहें, अपनी परिवार की देखरेख करें और आसपास की सफाई भी रखें, जिससे कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाए, जिससे स्वच्छ भारत और स्वच्छ मानव हो सके। अगला मेरे कोरोना वायरस के बारे में जान गए हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट मेरे प्रिय कवि के बारे में। ओके गाइज, अब है मेरे प्रिय कवि के बारे में। मेरे प्रिय कवि में तुलसीदास आ जाएंगे। स्टार्टिंग में भूमिका देंगे, उसके बाद रचनाएं, महत्व, उपसंहार। भूमिका में लिखेंगे तुलसीदास एक महान कवि है। उनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को राजापुर आलियास में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी की शादी रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ था। अब जो रचनाएं हैं हेडिंग देंगे। रचना में लिखेंगे कवि तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है: रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। इन सभी में सबसे प्रभावशाली अट्रैक्टिव रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस में बहुत ही सुंदरमय स्थलों का वर्णन किया गया है, जैसे कि राम वनवास, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा, भरत मिलन आदि की। अब आता है महत्व के बारे में। कवि तुलसीदास विश्व की प्रसिद्ध कवियों में से एक है। वे अपने रचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने मानव के आदर्श व्यवहार को जीवन से मिलायल। वे राजा को आदर्श बनाए हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी आदि की व्याख्या किए हैं। तुलसीदास की सभी रचनाएं अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध हुआ है। दोस्त हम बोल रहे हैं ना, जिस तरह मतलब हेडिंग दिया गया है उसी तरह आप भी हेडिंग देकर लिखिएगा, तो उम्मीद है अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा नहीं, 10 अंक का है तो 10 अंक पूरा फुल मिलेगा। राइटिंग भी बैठा कर लिखिएगा, इससे एग्जामिनर अच्छा नंबर देते हैं। अब आता है उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलसीदास जी की जो रचना मानव जीवन के लिए काफी प्रेरणादायक है। यदि मानव अपने जीवन को खुशी से जिए तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तुलसीदास द्वारा कहा भी गया है, जासु राजा प्रिय प्रजा, दुखी सो नृप अवस नरक अधिकारी। दोस्त अगला जो है देखते हैं। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली आपको लग रहा होगा से एकाएक कैसे आ गया, तो आप पॉज करके देख सकते हैं फिर से वीडियो, ठीक है। अगला है हमारा मेरे प्रिय कवि में कालिदास के बारे में आप लोग जानेंगे। हेडिंग देना मत भूलिएगा दोस्त, ठीक है। हेडिंग देने से जो एग्जामिनर होता है अच्छे मार्क्स देते हैं। आते हैं आप कालिदास के बारे में। कालिदास के बारे में लिखेंगे। स्टार्टिंग में भूमिका है, महत्व है, रचना है, उपसंहार है। जैसे जैसे हम हेडिंग दिए हैं ना फ्रेंड्स, आप भी उसी तरह हेडिंग दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर जो होता है फुल मार्क्स देता है, ठीक है। हेडिंग देने से आप कुछ यूनिक दिखेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं दिखेंगे आप, ठीक है। भूमिका में लिखेंगे कालिदास एक महान कवि है। कालिदास का जन्म 1 शताब्दी से 3 शताब्दी के बीच माना जाता है। कालिदास विश्व प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। कालिदास जी की जन्म गुप्त काल में हुआ था। कालिदास अपनी रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भूमिका हो गया। अब लिखेंगे महत्व में। महत्व
कालिदास संस्कृत का एक महान कवि है। उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत तथा रघुवंशम आदि है। महान कवि कालिदास अपने मेघदूत रचना में एक यज्ञ की कथा का वर्णन किए हैं। महत्व में हो गया। अब आते हैं रचना में। रचनाएं में लिखेंगे, महान संस्कृतज्ञ कवि कालिदास जी की मुख्यतः 7 रचनाएं हैं, जिसमें 2 महाकाव्य या एक में रघुवंशम, 2 में कुमार संभवम, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार, 3 नाटक है, एक में अभिज्ञान शाकुंतलम, 2 में क्रिकोमोर्यवम, 3 में मालविकाग्नि मित्रम। ये रचनाएं हो गया हेडिंग। अब लिखेंगे उपसंहार में, महान संस्कृतज्ञ कवि कालिदास माँ काली का उपासक था। जो कालिदास थे वो माँ काली का उपासक थे, माँ काली की पूजा किया करते थे। वे माँ काली की आशीर्वाद से संस्कृत के महान कवि हुए। कवि कालिदास अपना गुरु अपनी पत्नी को मानते थे। इस तरह कालिदास विश्व के लिए एक प्रेरक कवि हुए। चलते हैं हम अगले जो निबंध का है, अगला देखते हैं। अब आ गए हैं हम लोग परोपकार पर। ठीक है, परोपकार के बारे में जानेंगे। हेडिंग देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? हेडिंग देने से यूनिक दिखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब परोपकार पर। परोपकार में लिखेंगे, भूमिका है, महत्व है, लाभ, हानि, उपसंहार है। स्टार्टिंग में हेडिंग देंगे परोपकार। परोपकार शब्द पर प्लस उपकार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों पर किया गया ऐसा उपकार जिसमें कोई अपना स्वार्थ न हो, उसे परोपकार कहते हैं। ठीक है, परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। करुणा, सेवा, मदद ये सभी परोपकार का ही पर्यायवाची है। जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है, वह परोपकारी भी होता है। यह हो गया हमारा भूमिका। अब देखेंगे महत्व के बारे में। ठीक है, भारतीय संस्कृति में परोपकार का महत्वपूर्ण स्थान है। इस भारत भूमि पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी परोपकार को मानते हैं। हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व है। हम यह गर्व से कह सकते हैं कि यह हमारी संस्कृति है। मनुष्य चाहे जितनी भी धन कमा ले, लेकिन जब तक किसी मदद या परोपकार न करे न, तब तक वह सार्थक नहीं है। हेडिंग में अब देंगे लाभ। जब कोई व्यक्ति किसी असहाय व्यक्ति के ऊपर परोपकार करता है तो उसकी हृदय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परोपकारी व्यक्ति किसी काम के बदले खुशी की अनुभूति चाहता है, ना कि उसके बदले रुपए। हानि क्या क्या है? परोपकार के बिल्कुल विपरीत भी कुछ मनुष्य काम करते हैं। जब भी वह किसी व्यक्ति की मदद या परोपकार करते हैं तो वह उसके बदले रुपए की मांग करते हैं, जो कि गलत बात है। आगे देखेंगे हेडिंग। उपसंहार में देखेंगे, निम्न कथनों पर ध्यान देते हुए मनुष्य को परोपकारी बनना चाहिए
तथा अपने देश की सहायता के लिए खुशी की अनुभूति प्राप्त करे। कहा भी गया है, मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब वह किसी की खुशी और दुखी में एक साथ रहे। और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि परोपकार वाला कार्य करे तथा खुद परोपकारी बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। ये हो गया हम लोगों का परोपकार। अगला आता है दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा के बारे में अब देखेंगे। दहेज प्रथा में देखेंगे भूमिका, लाभ, हानि, उपाय और उपसंहार। स्टार्टिंग में हेडिंग देंगे भूमिका। दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है। दहेज शादी के समय लिया जाने वाला एक उपहार है। यदि उसे खुशी से ली जाए तो उपहार है, यदि उसे दुखी करके मांगा गया तो वह अपराध है। अपराध है। यह प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, जो समाज को खोखला कर रही है। ये हो गया हम लोगों का भूमिका। अब लिखेंगे लाभ। इससे लाभ क्या है? दहेज प्रथा से लाभ तो जो व्यक्ति दहेज लेता है उसे लाभ होता है। यदि इसे लाभ की स्थिति से हटाना है तो दहेज लेना और दहेज देना बंद करनी होगी, लालची बनना बंद करनी होगी। ये लाभ हो गया। अब लिखेंगे हेडिंग हानि। इससे हानि भी है। दहेज लेना एक बुरी आदत है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। दहेज लेने के कारण जो दहेज देता है वह व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करके रुपए अर्जित करते हैं। उनकी खुशी को देखना चाहिए, न कि रुपए को। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने रुपए की कमी से दहेज देने में असमर्थ रहते हैं। ये हो गया हम लोगों को हानि। अब लिखेंगे उपाय क्या है कुछ। दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे नियम भी बने हैं। दहेज प्रथा एक बुराई है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम भी लगाया है। जब कोई व्यक्ति दहेज लेता है तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की जाए, जिससे लोग दहेज देना बंद कर दे। देखिए, दहेज लेना और दहेज देना, इनमें दोनों आदमी की गलती है। अगर मान लो कोई दहेज नहीं लेगा या कोई दे रहा है तो उसके प्रति भी खिलाफ हो तब न बंद होगा, ऐसे थोड़े ही होगा। अब आते हैं उपसंहार पर। निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति दहेज लेता है तथा जो व्यक्ति दहेज देता है वो दोनों गुनाहगार है, अर्थात दोनों दोषी है। जब व्यक्ति दहेज ही नहीं देगा तो दूसरा व्यक्ति दहेज कैसे लेगा? अतः दहेज लेना है तो खुशी से कुछ उपहार लो, दिल दुखी करके नहीं, और दहेज प्रथा का अंत करो। अगला है हम लोगों का वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बारे में देखेंगे। ओके गाइस, धीरे धीरे आप पॉज कर करके देखिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके अतिरिक्त इससे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं पूछा गया है। 2009 से लेकर 2023 के बीच इसी में से एक न एक रहता है, ठीक है? अब देखेंगे हम लोग वृक्षारोपण के बारे में। स्टार्टिंग है भूमिका से। महत्व है इसमें बचाव, दुष्परिणाम और उपसंहार, ठीक है? स्टार्टिंग हेडिंग देते हैं भूमिका से। वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्षों को रोपना, अर्थात वृक्ष को लगाना। प्रत्येक वर्ष बाढ़, आंधी, तूफान आदि से पेड़ों की कमी हो रही है। इससे मनुष्य को खतरा है। इसके अतिरिक्त बाकी जीवों को भी खतरा है। यदि अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाएंगे तो पृथ्वी काफी हरी भरी प्रतीत होगी।
जिससे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनेगी। भारत एक शांति प्रिय देश है। अगला हेडिंग है महत्व। वृक्ष का महत्व। भारत में वृक्षों को पूजा किया जाता है। भारत की संस्कृति के अनुसार पीपल, तुलसी आदि पेड़ों की अर्चना करते हैं तथा वे अपनी लगन से पेड़ों को पूजा करते हैं। पीपल को देवता की भांति पूजा किया जाता है। ये महत्व में हो गया। हेडिंग में अब देंगे वृक्ष की कटाई यानी उसके बचाव के लिए। आधुनिक युग से लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का जीवन का ख्याल ही नहीं रखते हैं। वृक्षों को निर्दयी की तरह काट देते हैं जिससे उनकी लाभदायक वस्तुएं बनाए जा सके, लेकिन यह एक अपराध है। वृक्षों को काटना एक अपराध है। अब वृक्षों को लगाना हेडिंग देकर लिखेंगे। यदि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आदमी अपनी जन्मदिन अर्थात बर्थडे पर जन्मदिन को एक एक पेड़ लगाना शुरू करे तो यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। बट ऐसा लोग नहीं करते। बर्थडे पर केक लाते हैं, केक से पोता पोती करेंगे लेकिन पेड़ नहीं लगाएंगे। दुष्परिणाम हेडिंग देंगे, लिखेंगे। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि मनुष्य न शुद्ध वातावरण न शुद्ध वायु अर्थात हवा ग्रहण कर सकते हैं। इससे पृथ्वी पर विनाश की उत्पत्ति शुरू हो जाएगा। न शुद्ध वातावरण मिलेगा। जब वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो घुटन महसूस होगी और पृथ्वीवासी संकट में पड़ जाएंगे। अगला हेडिंग है उपसंहार। उपयुक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृक्ष मानव के लिए एक वरदान है। वृक्ष के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। अर्थात सभी आदमी को अपनी जन्मदिन पर प्रत्येक साल एक एक वृक्ष लगाए और पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर करे, जिससे कि देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए ललायित हो और पृथ्वी हरी भरी दिखाई दे। दोस्त अगला जो है देखेंगे। अगला जो हम लोगों का निबंध है वो है महात्मा गांधी के बारे में, जिसे हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। भूमिका, परिचय, भूमिका को ही परिचय कहते हैं, ठीक है, या प्रस्तावना। स्वतंत्रता के लिए क्या किए, उपसंहार, ठीक है। भूमिका हेडिंग देकर लिखेंगे। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले हमारे महान महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी जी बचपन से ही सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाए थे। अगला है बचपन के समय। महात्मा गांधी के बचपन के समय। महात्मा गांधी स्कूल जीवन से ही कर्मठ और अस्वार्थी थे। वे पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वे वहां पर भी अपना भारतीयों का नाम ऊंचा किए थे। अगला हेडिंग है दक्षिण भारत में। गांधी जी वकालत के सिलसिले में दक्षिण भारत गए थे। वे वहां भारतीयों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को भी तोड़े।
उन्होंने 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन की स्थापना किए। इसके तरह से वहां भारतीयों पर अत्याचार करना बंद हुआ। जब नटाल इंडियन की स्थापना हुआ तो भारतीयों पर अत्याचार करना बंद हो गया। ठीक है। अब स्वतंत्रता के लिए क्या योगदान था महात्मा गांधी की, देखेंगे। स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण बहुत ही अधिक है। उन्होंने चंपारण अर्थात हमारे प्यारे मोतिहारी आकर चंपारण सत्याग्रह आरंभ करके तीन कठिया प्रणाली को हटाए और तीन कठिया प्रणाली से किसानों को मुक्त किए। इसमें गांधी जी को बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। अगला देखते हैं हेडिंग। इस तरह हमारे महान महात्मा गांधी जी ने देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से मुक्त कराए। इस तरह हम भारतीय प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उपसंहार हेडिंग देंगे, लिखेंगे। उपयुक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की आजादी में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी सत्य तथा अहिंसा के पुजारी थे। वे सभी धर्मों को सम्मान और आदर देते थे। वे केवल अहिंसक ही नहीं, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। अतः महात्मा गांधी जी भारत की आजादी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अगला देखेंगे निबंध। अगला हम लोगों का निबंध है मेरे प्रिय पुस्तक। 8 नंबर निबंध है मेरे प्रिय पुस्तक के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्त, जैसे जैसे हेडिंग है उसी तरह आप भी हेडिंग देकर लिखिएगा। ठीक है, हेडिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है। हेडिंग देने से आप भीड़ का हिस्सा नहीं दिखेंगे। भीड़ जहाँ रहता है वहाँ नहीं जाना है आपको। ठीक है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। टॉपर एक ही होता है, पता है आपको। जंगल का शेर एक ही होता है, सूरज एक ही है, चांद एक ही है। जो यूनिक है आपको वो यूनिक बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मेरे प्रिय पुस्तक के बारे में। ठीक है, मेरे प्रिय पुस्तक के बारे में देखेंगे। भूमिका हेडिंग देंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं, उपसंहार। ठीक है, भूमिका हेडिंग में लेकर देखेंगे। विश्व की सभी पुस्तकें में ज्ञान की भंडार छिपी रहती है। दुनिया की कोई भी पुस्तक हो उसमें ज्ञान की भंडार छिपी रहती है, किंतु सभी व्यक्ति सभी पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ है। लेकिन जिसमें मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वह तुलसीदास की रामचरितमानस ने सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव किया है हमें। रामचरितमानस में दशरथ पुत्र राम जी की जीवन कथा का वर्णन है। ये हो गया हम लोगों का भूमिका। अब देखेंगे महत्व के बारे में। ठीक है, रामचरितमानस में महत्वपूर्ण स्थलों का वर्णन किया गया है। राम वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा, भरत मिलन इत्यादि के बारे में। दिल को छूने वाली अवसर है। इस अवसर पर मेरे आंखों से आंसू की धारा नहीं रुकते हैं। विशेष रूप से भरत राम मिलन के समय हृदय पिघल जाता है। आपको बिलीव नहीं है तो आप देख लीजिएगा, जब रामायण जब भरत और राम की मिलन होती है तब। अगला हेडिंग देंगे महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया गया है। इसे दोहा
चौपाई शैली में लिखा गया है। इसका एक एक छंद रस और संगीत से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। इसकी रचना को लगभग 500 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी इसकी अंश कंठ को मधुर कर देती है। अगला हेडिंग है उपसंहार, अर्थात उपसंहार कहे तो या फिर निष्कर्ष कहे तो। ठीक है, ये मक्खी जो है ना बहुत शरारत कर रहा है, हमेशा चली आ रही है। उपसंहार में देखेंगे, रामचरितमानस यह पुस्तक केवल धार्मिक महत्व की नहीं है, इसमें मानव को प्रेरणा देने की असीम शक्ति है। इसमें राजा, प्रजा, स्वामी, दास, पति, नारी, स्त्री, पुरुष इत्यादि सभी की व्याख्या किया गया है। किसमें? रामचरितमानस में। अगला हम लोगों का निबंध है, देखते हैं क्या है। आ गया हम लोगों का 9वां निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हेडिंग देना मत भूलिएगा, उसी समय से हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स गाइस, हेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे अब हम लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप के बारे में। विज्ञान वरदान या अभिशाप में आ गए हम लोग। हेडिंग में इसमें देंगे भूमिका, महत्व, लाभ, हानि, उपसंहार। भूमिका देंगे, हेडिंग लिखेंगे विज्ञान एक शक्ति है जो नित्य नए आविष्कार करती है। यह शक्ति न तो बुरी है और न ही अच्छी है। अगर विज्ञान की शक्ति से मानव की कल्याण करे तो वह वरदान साबित होता है, जबकि उसी विज्ञान की शक्ति से विनाश करे तो वह अभिशाप होती है। ठीक है, यूज करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। अब देखेंगे महत्व के बारे में। ठीक है, मानव जीवन में विज्ञान इतनी अधिक प्रगति कर चुकी है कि इसकी कोई जोड़ नहीं है। विज्ञान ने अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने की शक्ति, बटन दबाते ही पवन देवता अर्थात फैन जो होते हैं ना, पंखा की पवन देव की भांति सुख की अनुभूति देते हैं। बटन दबाते ही घरों में रोशनी यानी जो बल्ब जलती है वो, बटन दबाते ही मसालों की पिसाना, ये सभी मनुष्य के सुख का हिस्सा बन गया है। अगला हेडिंग लाभ। विज्ञान को अच्छी तरह से उपयोग करने पर यह वरदान साबित होता है। विज्ञान ने इतनी खोजें किए हैं कि मानव जीवन सुख से ओतप्रोत हो गई है। मानव की सारी सुखें विज्ञान ने खोज कर लिया है और आगे भी खोज होती रहेगी। जब लाभ है तो इसके बारे में हानि देखेंगे। हानि क्या क्या है? विज्ञान की वस्तुओं को अच्छी से उपयोग नहीं होने पर वह अभिशाप हो जाती है। यदि बंदूक की बात करें तो यह सिपाही इसका उपयोग सीमा की रक्षा के लिए करे। ठीक है, यदि इससे किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह बुरी बात है। अतः विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करे। अगला हेडिंग आता है उपसंहार। उपयुक्त निष्कर्ष पर ध्यान देते हुए यदि मानव ने विज्ञान से अपनी सभी सुख की वस्तुएं हासिल किए हैं, वास्तव में विज्ञान वरदान है। मनुष्य ही विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाता है। इस संबंध में एक कहावत भी है, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरी हथियार भी है। अगला हम लोगों का निबंध देखेंगे। ठीक है, लाते हैं निबंध लिस्ट। ये हुआ में हम लोगों का 10वां निबंध, मित्रता यानी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये रहा हम लोगों का 10वां निबंध।
फ्रेंडशिप यानी मित्रता, इसमें हेडिंग देंगे भूमिका, महत्व, लाभ, हानि, उपसंहार। भूमिका में लिखेंगे मित्रता का अर्थ। ठीक है, एक सच्चा मित्र वही है जो किसी भी स्वार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। मित्र जो खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करता है, जो कभी आपकी किसी भी कमजोरी का इस्तेमाल न करे, विपत्ति में भी वह अपने जान की परवाह किए बिना तुम्हारा या तुम्हारी मदद करे, वही सच्चा और अच्छा मित्र होता है। इसमें भूमिका हो गया। अब महत्व के बारे में देखेंगे। मित्र का चयन यानी तलाश करना, हमेशा सतर्क रहे। मित्र का जो चयन करने में हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि आजकल लोग केवल समय आने पर याद करते हैं। यह रियलिटी है। ठीक है, सच्चा मित्र वही है जो आपकी गलती पर डांटे, न कि बढ़ावा दे। सच्चा मित्र बिना स्वार्थ से आपसे बातें और अपनी खुशी और गम में साथ देते हैं, वही सच्चा मित्र है। अगला हेडिंग है लाभ। ठीक है, आजकल मित्र कुछ लाभ से भी करते हैं, किंतु कुछ सच्चे मित्र ऐसे होते हैं जो अपने मित्र को अपने आप को सफल होने के लिए बहुत अच्छी आदतें अपनाते हैं। अपने मित्र की भांति अच्छी से पढ़ाई करना, प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेने, सभी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मित्र बोलते हैं, अच्छे मित्र की गुण है। ठीक है, इसमें हानि क्या है? हानि यही है कि आधुनिक युग के कुछ नमूने मित्र भी है, यूनिक मित्र। यदि एक मित्र सिगरेट या गुटखा खा रहे हैं तो वे अपने नहीं खाने वाले मित्र को भी गुटखा तथा सिगरेट आदि खिलाने लगते हैं। जो नहीं खा रहा है उसको भी खिलाने लगते हैं। यह एक बुरी बात है। अतः यदि आप किसी को बना नहीं सकते हैं तो किसी को बिगाड़ने का अधिकार भी नहीं है आप में। ठीक है, मान लीजिए कि आप नहीं खा रहे हैं, कोई खा रहा है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है आपको बिगाड़ने का। ठीक है, आप भी मत किसी का बिगाड़िएगा, कोई आपका भी नहीं बिगाड़ेगा। अगला हेडिंग है उपसंहार। प्राचीन काल की मित्रता कृष्ण और सुदामा की थे, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह भरे प्रीत और प्यार। किंतु आज की स्थिति भी अच्छी तभी होगी जब सभी मित्र बिना स्वार्थ के मित्र बनाए। सच्चा मित्र गंगा जल के समान पवित्र होता है। सच्चा मित्र को अपने मित्र को देखकर ही इतना खुशी होता है कि मानो कि उसके मन में लड्डू फूट रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए। ओके दोस्तों, अब हम लोगों का अगला निबंध जो है वह है बाढ़ पर निबंध, यानी बिहार में बाढ़ आती है उसके बारे में। ठीक है, चलते हैं बाढ़ पर निबंध। बाढ़ पर निबंध लिखना है। ठीक है, बिहार में बाढ़ आती है उस पे स्टार्टिंग में भूमिका इंट्रोडक्शन देना है किसका? बिहार का। बिहार एक बीमारू राज्य है। बिहार का प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का पुराना नाम मगध था। बाढ़ में बाद में परिवर्तित करके बिहार पड़ा। बिहार में बाढ़ एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बिहार में बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है। अब हेडिंग देंगे बिहार में बाढ़। ठीक है, बिहार में बाढ़ के आने से बहुत ही बड़ी नुकसान होती है। इससे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी काफी खतरे में रहते हैं। साथ ही साथ फसलों की भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होती है।
ठीक है, अब बाढ़ होगी तो नुकसान तो होगा ही ना। बाढ़ आने की कारण क्या है, हेडिंग देंगे। बिहार में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी से बिहार के कई जिले बाढ़ से तो बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं। ये नदी नेपाल से चलकर बिहार से ही गुजरती है तथा अपना रूप दिखाती चलती है। इस कारण से बिहार की स्थिति काफी खराब यानी दयनीय हो जाती है। काफी दयनीय हो जाती है। प्रत्येक साल इसकी स्थिति सुधारने में काफी खर्च आती है, अतः बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग क्या है, कारण जान गए हम लोग। देखते हैं अगला। अगला है बाढ़ से लाभ। लाभ कुछ होगा, बाढ़ के आने से कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे बाढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी भी साथ आती है, जो कि बाढ़ के बाद काफी अच्छी फसल वहां पे पैदावार होती है। बाढ़ से हानि क्या क्या होती है, बाढ़ के आने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे मनुष्य की घर तथा जानवरों और पक्षियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से बहुत पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं। ऐसे घर की तो स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं हो। अगला हेडिंग आते हैं हम लोग उपसंहार पर। ठीक है, उपसंहार में देखेंगे, उपयुक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार को इस समस्या को शुरू से अच्छी से इसकी देखरेख में पुल तथा नदियों को बनाए, जिससे पानी नदी और पुल द्वारा आसानी से चली जाए। मनुष्य को भी इस बाढ़ में सरकार को साथ बाढ़ पर नियंत्रण करने में मदद करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला निबंध के बारे में। देखते हैं लिस्ट निबंध का। अगला हम लोगों का निबंध है गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, सभी हेडिंग के साथ लिखेंगे। ठीक है, जिससे एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो हेडिंग कुछ स्पेशल देखकर ही देते हैं नंबर। वो नहीं जानते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कितना एजुकेटेड है, कितना नॉलेजेबल है, वो कितना जानते हैं, ये नहीं देखेंगे। ठीक है, उनको कुछ स्पेशल यूनिक दिखना है। जब उनको कुछ यूनिक दिखाई देगा तो खुद नंबर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में, यानी 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इंट्रोडक्शन देना है, भूमिका, महत्व, राष्ट्रीय पर्व, दिवस, उपसंहार। ठीक है, भूमिका में लिखेंगे 26 जनवरी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ, स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र हुआ, तथा 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष गणतंत्रता दिवस पर माननीय राष्ट्रपति झंडा समारोहण करते हैं। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, वहां पर हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रत्येक गणतंत्र दिवस को झंडा फहराते हैं। ठीक है, यह संविधान ही है जो भारत की सभी धर्म जाति को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। अगला हेडिंग है महत्व। गणतंत्र दिवस को भारतवासी बहुत ही महत्वपूर्ण से मनाते हैं। यह वह दिन है कि याद दिलाते हैं जिसमें सदियों से भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था।
किंतु इस बलिदानों वाले दिन को भारतवासी उन वीरों की सलामी देते हैं। इस गणतंत्र के लिए न जाने कितने नाजुक जवानों की बलिदानी हुई है। इसलिए हम लोगों को भारत के प्रति स्नेह और प्यार होना चाहिए। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय पर्व। भारत में इस दिन का उतना ही महत्व है जितना कि होली है, दीपावली और दशहरा आदि की जितना भारत में इस दिन का उतना ही महत्व है जितना कि होली, दीपावली और दशहरा की है। 26 जनवरी को देश के सभी राज्यों में तथा वहां के स्थानीय स्कूलों में झंडा फहराया जाता है। देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति जो होते हैं ध्वज पर ध्वज फहराते हैं, यानी झंडा फहराते हैं। अगला हेडिंग है दिवस। रीजन दिवस में देखेंगे 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हमारे राष्ट्र की संविधान लागू हुआ था। इसलिए इस दिन को भारतवासी नतमस्तक होकर संविधान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जो अपना स्टेटमेंट होता है वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है उपसंहार। अतः हमें सतत ध्वज देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए हमारे शहीद वीर जवानों की दी गई उपहार को भारतवासी पूरी निष्ठा और लगन से अपने प्यार भरे तिरंगे झंडे को सलाम करे। हमारे वीर जवानों की कुर्बानी सदा अमर था, अमर है और अमर रहेगा। कुछ जुनून अंदर से आ जाता है जब भारत के प्रति कुछ होता है ना, तो कुछ अंदर से जुनून आ जाता है। अगला देखते हैं लिस्ट। अगला निबंध है मेरे प्रिय नेता। मेरे प्रिय नेता में जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं अगला हेडिंग मेरे प्रिय नेता के बारे में। ठीक है दोस्तों, मेरे प्रिय नेता के बारे में लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू है मेरे फेवरेट लीडर। ठीक है, आप लोगों का लीडर क्या है, फेवरेट लीडर, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इंट्रोडक्शन देना है यानी भूमिका। उसके बाद परिचय है, कार्य क्या क्या किए हैं, उपलब्धि क्या हासिल किए हैं, सब देखेंगे। स्टार्टिंग में हेडिंग देंगे भूमिका। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी विश्व के महान राजनीतिज्ञों में से एक है। वो एक सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ है। ठीक है, अगला हेडिंग है परिचय। नेहरू जी के बारे में अब कुछ जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। वे पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। पंडित नेहरू अपनी प्रारंभिक पढ़ाई घर पर ही किए। कुछ समय बाद वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने सन 1910 ईस्वी को बीएससी की परीक्षा पास की। ठीक है, तथा 1912 ईस्वी में बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके अपने देश लौट आए। अपने देश यानी भारत लौट आए। अगला हेडिंग है कार्य। पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत आकर वकालत प्रारंभ किए।
तथा बहुत ही जल्द महात्मा जी से यानी महात्मा गांधी जी से मिले। उसी समय होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेहरू जी ने उस आंदोलन में भाग लिए। नेहरू जी महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे। 1929 ईस्वी में जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो नेहरू जी उसमें अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अध्यक्ष चुने गए नेहरू जी। इस तरह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। अगला हेडिंग है उपलब्धि। देखते हैं, हेडिंग आया उपलब्धि। पंडित नेहरू जी और बहुत से वीरों ने हमारा प्यारा भारत को स्वतंत्र कराने में बलिदानियां दिए हैं, तब हमारा देश स्वतंत्र हो पाया है। पंडित नेहरू विश्व शांति के उपासक थे। वे गरीबों का मसीहा बनकर तैयार रहते थे। उनकी विभिन्न गाथाएं बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। अब देखते हैं हम लोगों का अगला निबंध, लिस्ट जारी करते हैं। अगला हम लोगों का निबंध है छात्र और अनुशासन पर। ठीक है, छात्र और अनुशासन पर निबंध। इंट्रोडक्शन देना है यानी भूमिका है, उसके बाद महत्व है, अनुशासन है और उपसंहार है। ठीक है, भूमिका दिया है हेडिंग। भूमिका में लिखेंगे क्या कि अनुशासन का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का उसका मूल कर्तव्य को पूरा करना, यह डिसिप्लिन है। अनुशासित छात्र किसी भी असहाय तथा लाचार व्यक्ति की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अनुशासित छात्र अपने लक्ष्य के प्रति काफी अग्रसर, एक्टिव होते हैं। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक दिन प्रयास करते रहते हैं। अगला हेडिंग है महत्व। प्राचीन काल में जब ऋषि अपने शिष्यों को जो आदेश देते थे, उनका आदेश शिष्यों के लिए सर्वोपरि था। वे अपने गुरु के प्रति प्यार और निष्ठा काफी अधिक था। गुरु के आश्रम की साफ सफाई तथा बगीचा की साफ सफाई प्रत्येक दिन सूर्य नमन आदि होता था। भारत में इसकी बहुत अधिक योगदान है। भारत के बच्चे बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन होते हैं। भारत के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और अनुशासित होते हैं। अनुशासन हेडिंग है। मानव जीवन हो या छात्र जीवन, दोनों में अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित रहेंगे वे कभी न कभी सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। क्योंकि जो छात्र अनुशासन में रहता है वे अपनी जिम्मेदारी खुद समझता है, वे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। अगला हेडिंग है उपसंहार। अगला हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति वर्तमान के छात्र हैं वे अनुशासित होकर अपने लक्ष्य के गोल को हासिल करने के लिए कोशिश करें, जिससे आने वाले पीढ़ी भी अनुशासित हो तथा समाज के साथ साथ अपनी राष्ट्र के भी अनुशासित हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर देखना। ठीक है, हम स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 निबंध है। ठीक है, देखते हैं अगला निबंध, लिस्ट जारी करते हैं। आ गया हम लोगों का निबंध लिस्ट। अगला निबंध है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पर निबंध देखते हैं। ठीक है, आ गया हम लोगों का कंप्यूटर पर निबंध। ठीक है, पहले लिखेंगे भूमिका, उसके बाद उपयोग, 3 में लिखेंगे लाभ क्या है, 4 में हानि क्या है, 5 में लिखेंगे उपसंहार। ठीक है,
स्टार्टिंग में हेडिंग देंगे भूमिका, ठीक है। भूमिका में लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप भी जानते हैं। इसका आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने किया था। यह मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण उपकरण है। आज कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। आप सभी जानते हैं विदाउट कंप्यूटर यू डोंट डिजायर योर फ्यूचर, यानी कि कंप्यूटर के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में आपका मोबाइल में है हेडिंग उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न सरकारी तथा निजी कार्यों में किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, ठीक है। जीके भी बन जाएगा इसमें। कंप्यूटर का सभी डाटा हार्ड डिस्क में होता है। कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। अगला हेडिंग है लाभ। कंप्यूटर के आने से मानव जीवन कंप्यूटर जीवन में हो गया है। कंप्यूटर से मानव को बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त होती है। कंप्यूटर के आने से विभिन्न प्रकार की रॉकेट, मिसाइल, वायुयान यानी हवाई जहाज उपकरणों की तो इतनी वृद्धि हुई है कि कंप्यूटर मानव जीवन का एक हिस्सा बन गया है, एक पार्ट बन गया है। इससे कुछ हानि भी है। हानि में देखेंगे कि कंप्यूटर के आने से कुछ दुरुपयोग भी होता है। इससे विभिन्न प्रकार की हैकिंग तथा बच्चे के भविष्य भी खराब होता है। बच्चे जब सही से इस्तेमाल करेंगे तो वे इतने बहादुर हो जाएंगे कि उसे खुद पर विश्वास नहीं होगा, किंतु कुछ बच्चे इससे गलत उपयोग करते हैं। अगला हेडिंग देखेंगे उपसंहार। उपसंहार में देखेंगे उपयुक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु को अच्छे से उपयोग करने से मानव अच्छा की अनुभूति प्राप्त करता है। यदि वे गलत उपयोग करेंगे तो विनाश होगा। वैसे भी कहा भी गया है, सही काम का सही नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। कंप्यूटर आधुनिक युग की प्राण के समान हो गया है। बिना कंप्यूटर की मानव कोई भी कार्य पूर्ण रूप से करने में असमर्थ है। ये रियलिटी हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों का निबंध का अगला लिस्ट। अगला लिस्ट है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी, ठीक है। नेशनल यूनिटी के बारे में यानी राष्ट्रीय एकता के बारे में देखेंगे, अब हेडिंग के साथ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लीजिए, राष्ट्रीय एकता के बारे में देखेंगे। भूमिका दे देंगे पहले, उसके बाद महत्व, तब लाभ, फिर हानि, उसके बाद उपसंहार। भूमिका में उसके बारे में दिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय एकता है क्या, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना है। भूमिका हो गया, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्ति एकजुट रहे। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र में एकजुट, मित्रता, बंधुता की तरह एक साथ रहे। एकता होने से बहुत बल मिलता है, इसलिए सभी देश एकता बनाए रखें। एकता रहने से बहुत ही फायदा है, आपके भी और आपके परिवार के साथ भी। अगला हेडिंग है महत्व। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जातियां, वर्गों, संप्रदायों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा आदि भिन्न, सब डिफरेंट है, अलग है। किंतु भारत बहुत ही प्रिय देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान इज्जत मिलता है।
यहाँ सभी लोग हिल मिल कर रहते हैं, एक भाईचारे की तरह मिलकर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वैसे रहते हैं हमारे प्रिय भारत देश में। अगला हेडिंग है लाभ। एकता होने से बहुत लाभ है। यदि एक परिवार की बात करें तो जब एक साथ रहते हैं तो उस परिवार की तरफ कोई उंगली भी नहीं दिखाता है। उसी तरह सभी देश जब एकता बनाकर रहेंगे तो सभी देशों को लाभ होगी। सभी एक दूसरे को मदद करेंगे, भाईचारे की तरह रहेंगे। अगला हेडिंग है हम लोगों का, अब एकता नहीं रहेगा तो हानि तो होगा ही ना। हानि में क्या क्या है? राष्ट्रीय एकता नहीं होने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हैं। यदि एकता नहीं रहेगा तो एक देश दूसरे देश की मदद नहीं करेंगे, एक देश दूसरे देश से दुश्मनी की भावना उत्पन्न करेंगे। इस तरह देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। अब इसका उपसंहार देखेंगे, यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है? उपसंहार में देखेंगे कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक देश में एकता की भावना होनी चाहिए। एक देश एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, शांति अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक राष्ट्र यानी प्रत्येक देश शांति की अनुभूति करे, सभी भाई की तरह मिलजुल कर रहे। ये हो गया हम लोगों का राष्ट्रीय एकता की उपसंहार। देखते हैं निबंध की अगला लिस्ट। निबंध का अगला लिस्ट है आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी पर अब निबंध लिखना है, ठीक है। आदर्श विद्यार्थी पर निबंध लिखना है। हेडिंग देंगे भूमिका, गुण, तपस्वी, अनुशासित, उपसंहार, ठीक है। भूमिका में लिखेंगे विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या पाने वाला। आदर्श विद्यार्थी वही है जो सीखने की इच्छा रखता हो, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की ललक हो। विद्यार्थी अपने जीवन में शिक्षा को ही सर्वाधिक महत्व देता है। अब देखेंगे गुण। विद्यार्थी का गुण निम्नलिखित है। जिज्ञासा होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, वह नए नए विषयों के बारे में जानने की इच्छुक होते हैं। वह केवल शिक्षा के भरोसे नहीं रहते, अपितु वह खुद से भी सीखने की चाह रखते हैं। अलग हेडिंग देंगे अगला, तपस्वी। सच्चा विद्यार्थी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। वह सुख और आराम की परवाह नहीं करते हैं। वह कठोर जीवन जीकर तपस्या का आनंद लेते हैं। इसमें कम कम है, फिर भी आप सभी को काउंटिंग कीजिएगा तो पहुंच जाएगा आपका 250 शब्दों में। अनुशासित हेडिंग देंगे। आदर्श विद्यार्थी अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। वे बड़ों बुजुर्गों की बातें मानते हैं और वे अपनी प्रतिदिन की जो कार्य होती हैं, कार्यों को भी उतने ही लगन से करते हैं। वे किसी भी काम को टालते नहीं हैं। आदर्श विद्यार्थी आज की काम को आज ही करते हैं। वे किसी दूसरे दिन के लिए कार्यों को नहीं टालते हैं। इस तरह आदर्श विद्यार्थी अनुशासित होते हैं। अब देखेंगे उपसंहार। निष्कर्ष क्या निकलता है? आदर्श विद्यार्थी का जीवन। आदर्श विद्यार्थी का जीवन सदा जीवन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है।
वे अपने जीवन में कठोर से भी कठोर काम को आसानी से कर लेते हैं। वे समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला हेडिंग है उपसंहार। ठीक है। आदर्श विद्यार्थी सांसारिक माया मोह से दूर रहते हैं। वह सादा जीवन जीते हैं और उच्च विचार मन को धारण करते हैं। वह विद्यालय में होने वाले सभी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आदर्श विद्यार्थी कभी भी हार नहीं मानते हैं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अगला हेडिंग देखेंगे हम लोगों का जो निबंध लिस्ट है, देखते हैं।